मुझे स्पेन में जॉब मिल गई। तो मेरी जो पीएचडी अवार्ड हुई वो तब हुई जब मैं ऑलरेडी स्पेन में थी। और उसके बाद मेरी थीसिस के लिए मुझे तस्मानियन स्टेट में बेस्ट थीसिस अवार्ड मिला रॉयल सोसाइटी ऑफ तस्मानिया की तरफ से। और उसके लिए मुझे एक पब्लिक लेक्चर डिलीवर करना पड़ा जिसके थ्रू मैंने जस्ट जनरल पब्लिक को ये बताया कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ और ये किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल है। तो ये सब था। बिल्कुल, किस तरह से इनका जर्नी रहा आपने सुना। और वास्तविकता तो यही है कि आज के दौर में जहाँ महिला उत्पीड़न का मामला सामने आता है, जिस देश में, जिस राज्य में, जहां हम लोग मौजूद हैं, जिस प्रखंड से बिलोंग करती हैं, काफ़ी पिछड़ा इलाका है और काफ़ी यहाँ जो है कि अपवाद में ऐसे लोग मिलते हैं। डॉक्टर प्रतीक्षा श्रीवास्तव भी एक अपवाद के रूप में है। जो ऊंचाइयाँ होती हैं, उस ऊंचाइयों तक पहुँचने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपको ऐसा लगा कि जो तोड़ने का प्रयास किया था आपको? सबसे पहले कि मैं एक लड़की हूँ और पंचदेवरी में जिस वक्त मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी और जब पापा मम्मी मुझे बाहर भेजने का सोच रहे थे, ये बहुत ही एक्सेप्शन था। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था जो अपनी बच्ची को अकेले बाहर भेजता था पढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली पापा मम्मी के लिए बहुत सारी बातें होती थी। उनको कहा जाता था कि मत भेजो, अकेले बच्ची को क्यों भेज रहे हो। कौन सा सत्र था वो? तब मैं 2008 के अराउंड ही मैं गई थी। हाँ, लखनऊ सबसे पहले गई थी मैं। तो काफ़ी मम्मी पापा को क्रिटिसाइज़ भी करते थे लोग, हर जगह से क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन मम्मी पापा कभी किसी का नहीं सुने और वो हमेशा मुझे इनकरेज करते रहे पढ़ने के लिए। और पापा का हमेशा से ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने पैर पे खड़ी रहूं, अपने लिए कुछ कर पाऊं जीवन में। और तब मुझे इतना समझ नहीं आता था कि ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन आज मैं इसको बहुत अच्छे से समझती हूँ कि ये क्यों ज़रूरी था और पापा क्यों ऐसा मेरे लिए चाहते थे। मम्मी पापा दोनों ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया। मम्मी हम लोग को लेके बाहर पढ़ती थी, उस पर भी मम्मी पापा को बहुत कुछ सुनने को मिलता था सोसाइटी से कि आप लोग ऐसे क्यों अलग अलग रह रहे हैं और क्यों बच्चों के पीछे इतना वो कर रहे हैं। बट एनीवे, मम्मी पापा हमेशा हम लोगों के लिए अपना सब कुछ ही गंवा के हम लोगों की ज़िंदगी को बनाना चाहते थे। बाद में भी जब मैंने एमटेक कर लिया, जब मैं बाहर मेरा होने लगा कि मुझे इस देश में जाना है उस देश में, तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए क्योंकि सबको ये लगता था कि लड़की कैसे इतनी दूर अकेले चली जाएगी, विदेश कैसे चली जाएगी, वो वहाँ कैसे रह लेगी। बट मुझे इन सब चीज़ों से कभी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और मैं वो लोग जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक काइंड ऑफ रेबल चाइल्ड थी, मतलब मैं हमेशा ही उन सारे बंधनों को तोड़ने वाली लड़की थी बचपन से ही, जो नॉर्मली लड़कियों के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया है सोसाइटी के द्वारा। बिल्कुल। तो मैं कभी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती थी बचपन से ही, सब लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ें एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल सा है कि कैसे एक ही सोसाइटी में रह के आप मेल के लिए अलग रूल्स बना देते हो और गर्ल्स के लिए अलग रूल्स बना देते हो। हम दोनों ह्यूमन हैं, सबसे पहले तो हम इंसान हैं, आप जैसे हो वैसे ही हम भी हैं, तो हम अलग कैसे हो गए। तो मैंने हमेशा ही अपने आप को स्ट्रांग रखा है। बहुत सारा टाइम ऐसा आया जब मैं टूट रही थी, लेकिन वो इसलिए नहीं कि सोसाइटी क्या कह रही है या कौन क्या मेरे लिए सोच रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं अपने लेवल पे बहुत मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा करती थी। और कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सक्सेस ही देखते हो ज़िंदगी में, बहुत बार ऐसा होता है आप डिफीट भी देखते हो। और कई बार ऐसा होता है कि वो डिफीट जो होता है आपको ऐसा लगता है कि अरे ये मेरा आखिरी चांस था, इसमें मैं फेल हो गई, अब तो क्या बचा जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर वक्त आपके पास चांस होता है, आपको बस नज़र नहीं आ रहा होता है। बस ये है कि जैसे एक दरवाज़ा बंद होता है, आप हमेशा इस बात पे विश्वास रखो कि दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए भी ऐसा था कि जब भी मैं डिफीट भी हुआ मुझे, तो हमेशा मम्मी पापा का सोच के मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता रहा। मतलब मम्मी पापा मेरे लिए इंस्पिरेशन भी हैं, मोटिवेशन भी हैं, हिम्मत भी है, सब कुछ है। मैं अगर सोच भी रही हूँ कि मैं ये छोड़ दूँ करना, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये आता है कि अरे मम्मी पापा इतना मेरे लिए सेक्रीफाइस किए, अगर मैं छोड़ दूँगी तो उनके सेक्रीफाइस का क्या फ़ायदा। तो ये मोटिवेशन लेके मैं हमेशा आगे बढ़ती रही। कभी भी जब भी मेरा बहुत मोरल डाउन हुआ, मैं हमेशा इन लोगों को सोचती रही। और मैं जहाँ भी रहती हूँ, मैं मम्मी पापा की फ़ोटो को अपने वर्क प्लेस पे लगा लेती हूँ, ताकि जब भी मैं डाउन हो रही हूँ तो उनको देख के इंस्पिरेशन मिल जाता है मुझे। आपकी मम्मी पापा करते क्या हैं? मेरे पापा डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं।
और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और एक बहुत ही नॉर्मल गांव से बिलोंग करती हैं। उनकी सोच ऐसी नहीं थी कि वो कभी मेरे लिए इतना बड़ा ड्रीम देखती, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे लिए हमेशा सपोर्ट की। सब लोग यहाँ कहते रहे कि अरे बच्ची को, मम्मी हमेशा बीमार भी रहती थी, कि बच्ची को क्यों पढ़ा रहे हो, उसको घर ले आओ, तुम्हारी मदद कर देगी, तुम बहुत बीमार रहती हो। पर मम्मी को ये नहीं लगा। मम्मी ने हमेशा कहा कि आज तो मैं बच्ची को ले आ दूँगी अपने साथ हेल्प कराने के लिए, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी, मैं ये नहीं करूँगी। तो मम्मी एक बहुत ही नॉर्मल हाउसवाइफ होके भी उनका जो थॉट प्रोसेस था मेरे लिए वो बहुत स्ट्रांग था। अब वे लोग क्या कहते हैं जो कभी कहा करते थे कि डॉक्टर प्रतीक्षा जब बचपन में एक लड़की है और ये कैसे जा सकते हैं बाहर, तमाम चीज़ें जो आपने बताया, वे लोग का क्या अभी का प्रतिक्रिया रहता है? मुझे लगता है कि आज सब लोग मुझे एडमायर करते हैं, आज सब लोगों को मुझ पे बहुत ही गर्व है और सब लोग, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि उनके घर के बच्चे बच्चियां मेरे जैसे बने या मुझसे भी अच्छा करें। और मैं चाहती हूँ कि जो भी यहाँ मुझे देख रहा होगा वो मुझसे अच्छा करे, और बस अगर उसको कोई भी ज़रूरत है मेरे हेल्प की, मैं हमेशा सबकी हेल्प के लिए हूँ यहाँ। क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने किया है अपने आप को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, अगर मैं किसी को मदद करके वहाँ तक पहुँचा दूँगी तो उसके लिए एक मदद हो जाएगी, मेरे लिए एक मैं बहुत प्राउड फील करूँगी कि मैं किसी एक बच्चे की मदद कर पाई उसको कहीं पहुँचाने के लिए। क्योंकि ये जो रास्ता था मेरे लिए बहुत नया था। मेरे घर में उस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने ये सब कुछ किया था जो मैं कर रही हूँ आज। तो मेरे लिए ये सब कुछ ऐसा था कि मैं खुद ढूंढ रही थी अपने रास्ते को। पर अगर आज कोई बच्चा मिलता है, मुझसे पूछता है कि मैं कैसे ये कर लूँ, मैं कैसे यहाँ तक पहुँचूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उसकी मदद करके उसको ये रास्ता दिखा पाऊँ जो मुझे खुद ढूंढने में बहुत साल लगे। एक साइंटिस्ट हैं आप, और सब लोग के मन में आ रहा होगा कि किस क्षेत्र की साइंटिस्ट हैं, क्या करती हैं आप? मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में रिसर्च करती हूँ। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एनर्जी जनरेशन के फील्ड में। अभी मैं समहाउ उसी से रिलेटेड काम करती हूँ, वेस्ट वाटर या वाटर से रिलेटेड ही काम करती हूँ। बट बेसिकली हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इस तरह के काम में इन्वॉल्व हैं। उन तमाम युवा जो तैयारी करते हैं आपके डॉक्टर प्रतीक्षा के जैसा बनने का चाह रखते हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों ने क्या किया अब तक? उन लोगों के लिए मैं अभी अपने जो भी मैं रिसर्च करती हूँ उसके बेसिस पे मैं किताबें लिख रही हूँ। अभी मेरी 2 बुक इस साल आ रही हैं, एक की ऑलरेडी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो जो भी मैं रिसर्च करती हूँ उसका मैं बुक के रूप में उसको पब्लिश कर रही हूँ ताकि बच्चे पढ़ पाएँ और उससे कुछ सीख पाएँ। इनफैक्ट उसके आगे भी मेरे पास प्लान है आगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत प्रोसेस में हूँ अभी। डॉक्टर प्रतीक्षा का अब ऑस्ट्रेलिया में जो रहने का जो तरीका है, किस आधार पर रह रही हैं अभी आप वहाँ पे? मैं वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हूँ, मतलब मुझे वहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिली है, बट मैं अस्थाई निवासी हूँ वहाँ की। अब क्या प्रतीक्षा ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी भारत के लिए भी कुछ सोचती रहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं ऑलरेडी सोचती हूँ, और जो भी मैं करूँगी डेफिनेटली मैं कुछ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए करूँगी, क्योंकि वो मेरा कर्म भूमि है। लेकिन ये मेरा मातृभूमि है भारत, और मैं इसके लिए ज़रूर करूँगी, अपने गांव के लिए करूँगी, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं जो भी मेरा यहाँ पे जो भी मेरा जर्नी रहा है उससे कुछ बच्चों को मैं प्रेरित करूं और वो कुछ आगे जीवन में कर पाए। क्योंकि मैं यहाँ के बच्चों को अंदर से जानती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरह से माँ बाप सोचते हैं बच्चों के लिए। तो मैं डेफिनेटली उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहूँगी, ताकि बच्चियाँ और बच्चे दोनों ही, ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ऐसा भी है कि लोग अपनी बच्चियों को सिर्फ इतना ही पढ़ाते हैं कि जितने से उनकी शादी हो पाए, और वो सोचते हैं कि उन्हें दहेज देना है तो हम पढ़ाएं क्यों, क्योंकि वो दोनों में पैसे खर्च होंगे। तो मैं उस चीज़ को चेंज करना चाहती हूँ। मैं कहाँ तक चेंज कर पाऊँगी ये नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं कुछ तो ठीक कर पाऊँ उस चीज़ के लिए। डॉक्टर प्रतीक्षा कितने भाई बहन हैं? मेरा एक छोटा भाई है और उसकी वाइफ है, और बस यही हम लोग की फैमिली है। क्या करते हैं भाई? वो भी इंजीनियर है नोएडा में। जी, कहीं ना कहीं वो तमाम छात्र, तमाम अभिभावक हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, डॉक्टर प्रतीक्षा को सुन रहे होंगे। क्या कहिएगा उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और उनके अंदर जुनून होता है, जोश जुनून अगर वो उत्पन्न करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
छोटी छोटी चीज़ों से टूट जाते हैं, या बहुत बड़ी भी ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जीवन में तो आदमी टूट जाता है, क्या वो दोबारा चाहे तो कुछ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और मैं जो भी मुझे देख रहा है आज, मैं उससे यही कहूँगी कि कभी भी आप हार मत मानिए किसी भी सिचुएशन में। हो सकता है कि मोमेंट्री आपको ऐसा लग रहा हो कि जीवन ख़त्म हो रहा है या आपके सारे ड्रीम टूट गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं होता है। हर एक एंड के पीछे एक नई स्टार्ट होती है जो आप देख नहीं पा रहे होते हो। और जब भी ऐसा लगे कि आप बहुत ही डिप्रेशन में जा रहे हो या सब कुछ ख़त्म सा हो रहा है, आप बस उस मोमेंट से अपने आप को डाइवर्ट कर लो, कुछ और करने लग जाओ, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, और आपको थोड़े ही टाइम बाद सब कुछ ठीक लगने लगेगा। और हमेशा अपनी हिम्मत पे भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए और डिटर्मिनेशन रखिए। जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए आप कितने ऑनेस्ट हैं, अपने आप से पूछा करिए हर दिन। आप अपने आप को मिरर में देखिए और एक बार ज़रूर पूछ लीजिए कि आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए जो आपकी मेहनत है, जो आप कर रहे हैं, क्या वो 100% है आपकी तरफ से। जिस वक्त भी आपको ये लग रहा है कि वो 100% नहीं है, तो डेफिनेटली उसको आप बढ़ाने की कोशिश करिए। क्योंकि सब लोग किसी का भी जर्नी देखते हैं कि अरे वो यहाँ पहुँच गया, ये वहाँ पहुँच गई, लेकिन उसके पीछे उसकी जो मेहनत होती है वो बहुत सालों की होती है, इतने सालों की कि किसी को पता ही नहीं चलता है। और कितनी मेहनत होती है ये मैं खुद नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने खुद बहुत किया है। तो मैं बस यही कहूँगी कि मेहनत और ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि जो बच्चा अपने आप से एकदम ऑनेस्ट है कि वो जानता है कि वो 100% अपने लिए दे रहा है कि नहीं, वो बच्चा कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाएगा जीवन में और अच्छा ही करेगा। हमारे बीच डॉक्टर प्रतीक्षा थी, वही डॉक्टर प्रतीक्षा जो गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड के पंचदेवरी बाज़ार से ही रिलेटेड ताल्लुकात रखने वाले एक ऐसे डॉक्टर, एक ऐसे चिकित्सक जो डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे समाजसेवी हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक हैं और डॉक्टर हरि बाबू के नाम से सुप्रसिद्धि हासिल किए हुए हैं। उनकी पुत्री हैं और इनका तो क्या कहने, इनका परिचय जितना कहा जाए कम है, क्योंकि इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं जाकर के विदेश में, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे, जो कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में, लोगों के कानों में जब ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉस्टली जो है कि कंट्री है वो, और तमाम चीज़ें सबके मन में आता है। तो उन लोगों के लिए चलते चलते क्या कहिएगा जिनके मन में ऐसा है कि विदेश में पढ़ाई कर पाना, दूसरे जगह पे रह करके पढ़ाई करना बहुत कॉस्टली है, उनके लिए कैसे आसान हो पाएगा, कैसे वो लोग ऐसे इसको अचीव कर पाएंगे? बाहर पढ़ाई करना तो डेफिनेटली बहुत कॉस्टली है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलरशिप होते हैं जो यूनिवर्सिटी के खुद के भी होते हैं और कंट्री के भी होते हैं। तो आप जब भी कभी अप्लाई कर रहे हो किसी भी कोर्स के लिए तो हमेशा स्कॉलरशिप चेक करो, या फिर आप अगर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी वालों से पूछो कि आपके पास क्या स्कॉलरशिप है क्या। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ट्यूशन फ़ी पूरी तरह से माफ़ हो जाता है, तो बस आपके पास लिविंग अलाउंस ही होता है जो आपको पे करना होता है। और मैं हमेशा यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हैं तो आप अपना अंडर ग्रेजुएट इंडिया में कर लो और उसके बाद मास्टर्स के लिए बाहर जाओ। क्योंकि अगर आप अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स दोनों बाहर से करना चाहोगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। और हमारे इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि पढ़ाई इतनी ख़राब है कि आप अंडर ग्रेजुएट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं, नाइसर है, आइजर है, ये सब है। आप वहाँ NITs हैं, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, या जो भी आपको बैचलर्स की डिग्री चाहिए वो ले सकते हो और मास्टर्स के लिए बाहर जा सकते हो। उससे आपका अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे बीच डॉक्टर प्रतीक्षा थी। अब हम बात करेंगे इनके पिताजी से। तो सबसे पहले तो सादर प्रणाम करेंगे और बहुत बहुत स्वागत खबर गाँव तक में। क्या हाल है डॉक्टर साहब? ठीक है, बहुत ठीक है, और धन्यवाद है आपको इस खबर गांव तक के सभी श्रोताओं को, और आपको इस चैनल के माध्यम से सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस चैनल से जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं तो वो कदापि नहीं पूछने वाला हूं कि आपने कितना स्ट्रगल करा होगा कि अपने बेटिया को इस मुकाम तक पहुंचाया होगा। तो ये चीज़ें पूछने वाली बातें नहीं हैं, इसको आदमी अनुभव कर सकता है। अब मैं ये पूछूंगा कि अभी कैसा फील हो रहा है? देखिए, हर माँ बाप को गर्व होता है कि अपने बच्चे आगे बढ़ें, उन लोगों के चलते माँ बाप का नाम हो, मैंने परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़े, फलाना के पिता हैं
ये सब थोड़ा सा बहुत गर्व की बात होती है कि जब किसी माँ बाप के बच्चे आगे बढ़ते हैं और उनके नाम से माँ बाप का परिचय होता है तो ये बहुत ही गर्व की बात होती है। और ये कहना, इसको वर्णन करना भी मुश्किल है कि कितना खुशी होती है। तो हमें बहुत गर्व है अपने बेटे बेटी पर कि इस मुकाम पर पहुंच के और मेरा नाम रोशन किए हैं। संघर्ष तो मैंने बहुत किया है, लेकिन वो नगण्य हो गया है। जो भी संघर्ष मैंने किया है उसका कोई काउंटिंग नहीं है। चेहरा पर मुस्कुराहट है काफ़ी, और चेहरे पर चमक है और लालिमा है। इसका पूरा का पूरा श्रेय बच्चों का सफल जीवन जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे खुश हैं, हम भी खुश हैं, बच्चों के चलते हम खुश हैं। क्या कहिएगा तमाम माता पिता जो देख रहे हैं और अपने बेटा बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए क्या कहिएगा? नहीं, मैं तो यही केवल कहूँगा कि हर गार्जियन को अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ भाव से और तटस्थ होकर बच्चों की पढ़ाई के लिए सब कुछ त्याग के पढ़ाना चाहिए। और हर बच्चों में टैलेंट है, लेकिन उसको मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा है, इसलिए वो क्रश किए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ की रूरल एरियाज़ में अपने बच्चों को पढ़ाने में सब लोग ही सकते हैं, लेकिन ऐसी सोच गलत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चियों को अगर मार्गदर्शन सही दिया जाए, सही गाइडलाइन दिया जाए, फ्रैंकली उनको छोड़ दिया जाए, वो अपने बलबूते पर सोच के अपने, अब इस समय कंप्यूटर का युग है, ऑनलाइन नेट का युग है, सारा डिसीजन अपने ले सकती हैं। हम लोग से ज़्यादा वो लोग सब ले सकते हैं। मेरी बेटी जो भी की है अपने स्वतः सोच के की है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं करूँगी कि आगे बढ़ूँगी। मेरा उसमें कोई परामर्श नहीं है। बिल्कुल। हमारे बीच एक ऐसे पिता और एक ऐसी पुत्री जो दोनों अपने आप में मिसाल हैं। ऐसा पिता होना भी बहुत बड़ी बात है और ऐसी बेटी होना भी बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को क्या लग रहा है वीडियो देखने के पश्चात? कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो हम लोग का वार्ता तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।